नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं आज सुबह आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। अफसरों पर गाड़ी चढ़ाकर मार डालने की दो खौफनाक वारदातें सामने आई हैं और वो खौफनाक वारदात क्या क्या है वो हम आपको जरा विस्तार से बताते हैं। जहां एक तरफ हरियाणा के नूंह में डीएसपी की कुचलकर हत्या कर दी जाती है। सरकार अब भले एक्शन में है लेकिन विपक्ष फायरिंग मूड पे है। यहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। महिला एसआई, जो कि रांची की महिला एसआई, उनको रात में 3 बजे उन्हें भी कुचल दिया जाता है। तो ये बेखौफ कैसे हो रहे हैं बदमाश? किसकी बनती है इसमें जिम्मेदारी? क्या पुलिस का खौफ नहीं रह गया है? यही सारे सवाल उठ रहे हैं। हालांकि डीएसपी की हत्या के बाद परिवार को 1 करोड़ की सहायता और परिजनों को सरकारी नौकरी का ऐलान सरकार की तरफ से कर दिया गया है। साथ ही साथ गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ रांची से एक बड़ी खबर आ जाती है कि वहां पर भी कुछ ऐसी ही घटना सामने आती है। तो आखिरकार अपराधियों के हौसले क्यों बुलंद है? तो हरियाणा के नूंह में कल एक खौफनाक हत्याकांड हुआ। अवैध खनन रोकने गए एक डीएसपी को आरोपियों ने ट्रक से रौंद कर मार डाला है और ये वारदात चीख चीख कर बता रही है कि ये हरियाणा में खनन माफिया के हौसले कितने बुलंद हैं। नूंह पुलिस ने मामले को, हालांकि जो 2 आरोपी हैं उनको पकड़ लिया है। एफआईआर भी दर्ज है। एफआईआर में वारदात के वक्त डीएसपी के साथ मौजूद रहे बाकी पुलिसकर्मियों का बयान दर्ज है। इसके मुताबिक ट्रक बिना नंबर का था, इस पर पत्थर लदे हुए थे और जब पुलिस टीम ने इन्हें रोका तो पहले ट्रक सवार लोगों ने तमंचा दिखाकर डराने की कोशिश की और फिर इन्हीं में से एक साथी ने कहा कि आज पुलिस वाले को सबक सिखा दो। इसके बाद ड्राइवर ने तेजी से ट्रक पुलिस की गाड़ी की तरफ चढ़ा दी। 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचा ली लेकिन डीएसपी सुरेंद्र बिश्नोई नहीं बच सके थे। सत्येंद्र चौहान हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और उनके साथ मंत्री साहब भी हैं। सत्येंद्र, जरा बात कीजिए और उनसे पूछिए कि आखिरकार ये घटनाएं जब पहली बार डंपर चढ़ा दी जाती हैं, उसके बाद जब पकड़ने के लिए पुलिस जाती है तो भी फायरिंग होती है, क्या खौफ नहीं रह गया बदमाशों में? जी देखिए, खुद हरियाणा के खनन मंत्री मूलचंद शर्मा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मा जी, सवाल आपसे ये है कि पहले इलीगल माइनिंग होती है, माइनिंग रोकने पुलिस जाती है तो पुलिस पार्टी को, पुलिस के एक बड़े अफसर को मार दिया जाता है और पुलिस जब आरोपी को गिरफ्तार करने जाती है तो पुलिस के ऊपर भी गोलियां चलाई जाती है। आखिर कानून व्यवस्था का इतना बुरा हाल हरियाणा में क्यों है? मेरा कहना है ये मेवात नूंह जिला है जो हमारे राजस्थान के किनारे पे है और राजस्थान के किनारे के साथ साथ जो माइनिंग राजस्थान में चलती है उसके किनारे के ये क्षेत्र है और ये लोग क्या है कि मकान बनाने के लिए और चोरी करते हैं, बेचने के लिए। इन लोगों के लिए इतने मुकदमे दर्ज हैं, इतने गाड़ी, जेसीबी, डंपर इनके सब एनजीटी के तहत हमने गिरफ्तार किए हैं। करोड़ों रुपए का इनसे वसूली की है, एफआईआर गिरफ्तारियां की हैं और इनके क्या है कि जो मैंने आंकड़ा दिया पूरे इसमें, मतलब हर उसमें 300-400 एफआईआर दर्ज होते हैं। लेकिन सर, सवाल ये खड़ा होता है कि आप तमाम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, आप कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत तो यह है कि यमुनानगर से लेकर पलवल तक पूरे हरियाणा में माइनिंग जोरों पर है। हम नहीं कह रहे, विपक्ष आरोप लगा रहा है। कल रणदीप सुरजेवाला से लेकर बड़े नेताओं ने आरोप लगाए हैं कि हरियाणा में माइनिंग का एक बड़ा माफिया चल रहा है। नहीं, रणदीप सुरजेवाले, उनका विपक्ष का अपना बयान है, वो देना चाहिए। जो यमुनानगर है, हमें 150 करोड़ रुपए यमुना से माइनिंग का जो रॉयल्टी आती है 150 करोड़ आती है यमुना से और जो यमुना जिले से आती हैं, जहां माइनिंग वैध है, जहां रॉयल्टी देते हैं सरकार के, केंद्र के नियम और कानून पे निकालते हैं, उसको अवैध ये है कि एरिया के क्षेत्र से बाहर करना। लेकिन यहाँ पर जो हो रहा था ये तो अवैध था नूंह में ना। हाँ, ये मैं माना बिल्कुल। नूंह मेवात जिले में जो इस तरह के लोग हैं और ये लोग वो हैं जो गांव के जो इस तरह की चोरी चकारी कर रात को तोड़ते, सो भर कर लेते हैं। मैं मानता, अगर मान लो कोई माफिया, उसको कहते हैं कि मान लो 100 एकड़ है, 10 हेक्टेयर है, 10 हेक्टेयर छोड़ के दूसरे के एरिया में घुस जाना, इस तरह के। और ये लोग क्या है कि कितनी बार मैंने खुद, जब मैं मंत्री बना 2019 में, मैं रात को 10 बजे तो जब इनके पीछे करा था, उस समय डंपर गाड़ी के आगे खाली करके भाग चुके थे लोग। आपके भी ऊपर कोशिश की गई थी गाड़ी चढ़ाने? हाँ, मेरे ऊपर भी क्या है, गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करी थी। जब मैं गांव में गया तो मेरे पत्थर बरसाने का उन्हें प्रयास करा। तो ये मान के हमने जितना इनको करने का प्रयास करा है, जितना सरकार ने, प्रशासन ने, और इस पे
जितना रोकने का प्रयास किया है हमने, पर ये मानते सब कुछ बंद हो गया मैं तो नहीं कह सकता। और सबसे बड़ी क्या है कि एक सीनियर अधिकारी की जान गई है और डीएसपी की जान गई है। डीएसपी को जिस तरह ट्रक से रौंदा है, और ये पॉइंट्स पता है हमारे में कई बार यहाँ पे गया हूँ, सारे फिरोजपुर, झुरका, नूह, मेवा, नूह है, तावड़ू है, ये जो इलाका है, ये जो राजस्थान की बेल्ट से लगा हुआ है, ये लोगों पे हमने कार्रवाई, मुख्यमंत्री जी ने टीम गठित। लेकिन सर सवाल ये खड़ा होता है, जब मंत्री सुरक्षित नहीं है, डीएसपी की जान ले ली जाती है, और ऐसे में राज्य के मुख्यमंत्री गुरुग्राम में एक कार्यक्रम कर रहे थे, जिले के राज्य के तमाम पुलिस अधिकारी, जिले के तमाम पुलिस अधिकारी वहां मौजूद थे, और डीजीपी को घटना स्थल पर पहुंचने में तकरीबन 6 घंटे का समय लगा। अगर मुख्यमंत्री चाहते तो उस कार्यक्रम से सीधे डीजीपी को वहां पर भेज सकते थे। क्या सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया? नहीं, मुख्यमंत्री ने हमेशा इस तरह की रहा है, जो इस तरह के अवैध खनन हो, इस तरह की कहीं घटना घटी, मुख्यमंत्री हम सदैव हमेशा इसको पहले नंबर पर लेते हैं। और जब जानकारी मिली, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इसको संज्ञान लिया, वहां पे जो गिरफ्तार करा, जो मुठभेड़ में सीआईए गई, वहां से गिरफ्तार करके लाए। लेकिन अभी भी असली आरोपी गिरफ्त से बाहर है। अभी जो जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है वो असली आरोपी नहीं है, ये क्लीनर है। तो असली आरोपी कब तक गिरफ्तार होगा? और दूसरा, जब राज्य में आप कह रहे हैं कि आप अगर निरीक्षण करने जाते हैं तो आपके ऊपर पथराव होता है, अगर डीएसपी रेड करने जाता है तो उसकी जान ले ली जाती है, तो क्यों ना विपक्ष जो कह रहा है उसको सही माना जाए? नहीं, मेरा विपक्ष का कहना, विपक्ष के लोग अगर इस पहले से काम करते और विपक्ष इसको पहले करता, विपक्ष के लोग मुकदमे दर्ज करे, मुकदमे 2 एफआईआर दर्ज करते। हमने 3 गुना एफआईआर दर्ज करी, रेवेन्यू 3 गुना। अगर मेरे मित्रों से कहना है कि अगर इस काम को, ये आज तो नहीं है, विपक्ष के मित्र इस पे बैन लगाने का प्रयास करते, मजबूताई के साथ करते, तो आज इतनी परेशानी नहीं होती। सरकार का काम है, शासन और प्रशासन का, लोगों को इस तरह की अवैध माइनिंग ना हो, प्रशासन सुरक्षा देना, लोगों के लिए, आम लोगों के लिए सुविधा देना, ये सरकार काम है। लेकिन सर सवाल ये खड़ा होता है, पिछले 5 साल आपकी सरकार थी, 2 साल इस नई सरकार को बने होने को है, तो ऐसे में अगर 7 साल में भी आप ठीकरा विपक्ष के ऊपर फोड़ते रहेंगे, तो अगर आपको और कितना समय चाहिए कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए? विपक्ष का कभी ठीकरा नहीं फोड़ना, मैं विपक्ष का सम्मान करता हूँ, और विपक्ष हमेशा सरकार को जागरूक करता है, और विपक्ष मजबूत होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि हमने अगर गिरफ्तारियां करी हैं, या इस तरह की माइनिंग सस्पेंड करी, टर्मिनेट करी, या उन खिलाफ कार्रवाई हम नहीं करी है, पूर्व की सरकार नहीं करी। मैं ये कहने लगूं पूर्व की सरकार से करना, मुझे उनसे कोई अपेक्षा भी नहीं है कि ये जिम्मेदारी दायित्व हमारा है, लोगों ने दायित्व दिया। अर्पिता, मूलचंद शर्मा जी हैं, हरियाणा के खनन मंत्री हैं, और वो कह रहे हैं कि जब वो भी कई ऐसी जगह पर गए हैं तो इनके ऊपर भी पथराव हुआ है, एक डीएसपी की भी जान ले ली गई है। लेकिन ये कह रहे हैं कि दरअसल ये पिछली सरकारों का काम था, जिसकी वजह से आज ऐसे हालात हरियाणा में बने हुए हैं, लेकिन अभी भी वो प्रतिबद्ध है कि इस पूरे काम को रोका जाएगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, कुल मिलाकर यहां पर यह कहा जा रहा है कि अब एक्शन में है, और ये पहले से चला आ रहा है, जिसको धीरे धीरे सुधारने की कोशिश हो रही है। वहीं हमारे सहयोगी ने ग्राउंड रिपोर्ट भी तैयार की है। हिमांशु की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं तावड़ू के सिटी थाने के पास, जहां पर उस डंपर को सीज करने के बाद पुलिस ने यहां पर इसे खड़ा किया है। इसकी अभी जांच हुई है, फॉरेंसिक टीम आई थी जिसने इस पूरे ट्रक की जांच की है। हम आपको दिखाते हैं, जो आप देखिए सामने का ये नंबर प्लेट आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर किस तरीके का नंबर लिखा हुआ आएगा, जो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। एच भी कंप्लीट नहीं है, R74A, इसके अलावा नंबर प्लेट पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। जिस तरीके से एफआईआर में दर्ज है, जो डिप्टी एसपी का पर्सनल स्टाफ, उनका कहना है कि आगे वाली नंबर प्लेट पे इतना नंबर लिखा हुआ था। हम आपको पीछे की तरफ लेके चलते हैं। उस एफआईआर में यह भी लिखा हुआ है कि जब उन्होंने डंपर को स्पॉट किया था उस जगह पर, इस डंपर में, कि इसमें पत्थर भर के ले जाए जा रहे हैं, और डंपर के पिछले आप देखिए, दोनों जो आप देख रहे हैं जहां पर नंबर होने चाहिए थे, वहां पर किस तरीके की तख्ती लगी है, कोई नंबर प्लेट यहां पर नहीं है। यानी बिना नंबर के ये डंपर आराम से इस इलाके में चल रहा था। उसके बाद जब किसी इंफॉर्मेशन के मिलने के बाद डिप्टी एसपी जब वहां पर पहुंचते हैं तो बताया जा रहा है कि इस डंपर में करीब 3 से 4 लोग थे, और उनमें से जब डंपर में स्टाफ जो उनका था डिप्टी एसपी का, वो यहां पर इस दरवाजे की तरफ, जो क्लीनर का साइड है जहां पर इक्कर बैठा था, बताया जा सकता है, क्योंकि इक्कर और मित्र 2 की पहचान हुई है। उनका ये कहना है कि जब वो यहां पर पहुंचते हैं
तो अंदर 3 से 4 लड़के थे जिन्होंने तमंचा दिखाया और तुरंत यहां से हट जाने के लिए कहा। तो ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। तो ये मामला जहां एक तरफ हरियाणा से सामने आता है, तो एक बड़ी खबर रांची से भी सामने आ रही है। वहां पर भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली है। वहां पर महिला दारोगा को जब वो चेकिंग कर रही थी रात में 3 बजे, तो उन्हें भी कुचला गया है। तो रांची से ये बड़ी खबर, पुलिस अधिकारी को पिकअप वैन ने कुचला है, ये जानकारी सामने आ रही है रांची से। ये हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आज सुबह 3 बजे महिला दारोगा जब चेकिंग करने के लिए इस पिकअप वैन को उन्होंने रोका, चेकिंग कर रही थी, उसी बीच बिना रुके इसने गाड़ी आगे बढ़ा दी और उसके नीचे महिला दारोगा आ गई। संध्या तोपने, जिनकी मौत की खबर आ रही है, वाहन चेकिंग के दौरान दारोगा की हत्या की गई है। वो वाहन चेक कर रही थी, रात का वक्त था, 3 बज रहे थे और उसी बीच ये खबर आती है जब पिकअप वैन को चेकिंग के लिए रोका जाता है तो महिला दारोगा पर वो पिकअप वैन चढ़ाकर वहां से फरार हो जाता है। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। शिवसेना के झगड़े से जुड़ी हुई शिवसेना पर कब्जे की जंग में आज शिंदे ग्रुप ने अहम कदम उठाया है। शिंदे ग्रुप ने चुनाव आयोग को चिट्ठी भेजकर नई कार्यकारिणी के गठन की जानकारी दी। चिट्ठी में कहा है कि शिवसेना नेताओं का बहुमत उनके साथ है और उद्धव कैंप पहले ही एक चुनाव आयोग में दाखिल कर चुका है अपनी अर्जी और इसको लेकर अब शिवसेना पर कब्जे की जंग शिंदे गुट की तरफ से छिड़ दी गई है। आपको बता दें, आज ही सुप्रीम कोर्ट में दोनों खेमे यानी शिंदे गुट और उद्धव गुट की तरफ से अर्जी डाली गई थी, याचिका लगाई गई थी, जिस पर आज सुनवाई होनी है। ये चिट्ठी ऐसे वक्त सामने आई जब आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई है। उद्धव खेमे से अलग हुए 39 विधायकों को अयोग्य ठहराने की अर्जी पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस कृष्णा मुरारी और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच सुनवाई करेगी। खास बात यह है कि शिंदे खेमे ने भी अर्जी लगाई है, दोनों पर आज सुनवाई होगी। दरअसल उद्धव खेमे को जैसे ही बगावत की खबर मिली थी, वैसे ही उद्धव खेमे ने शिंदे को विधायक दल के नेता पद से हटाकर अजय चौधरी को विधायक दल का नेता बना दिया था। वहीं भरत गोगावले को चीफ विप से हटाकर सुनील प्रभु को चीफ विप बनाया गया था। विधानसभा के नए स्पीकर राहुल नरवेकर ने भी भरत गोगावले को चीफ विप के रूप में मान्यता दे दी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से ठीक पहले उद्धव खेमे के सांसद भी अब टूट गए। शिवसेना के 12 सांसद शिंदे के साथ आ गए। राहुल शिवाले को शिवसेना के सदन के नेता के रूप में स्पीकर ने मान्यता भी दे दी। तो अब पार्टी को लेकर यह लड़ाई गहराती हुई। केंद्र सरकार के माध्यम से जो सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल कर आर्म ट्विस्ट कर महाराष्ट्र की सरकार गिराई है। एक बात स्पष्ट है, ये देश के संविधान और प्रजातंत्र के लिए हानिकारक होगा। आज ये महाराष्ट्र में हो रहा है, कल ये कोई और राज्य में होगा। आज ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कल इसी का हवाला देकर, एग्जाम्पल देकर दूसरी राष्ट्रीय पक्ष कर सकती हैं जब सत्ता में आती हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट के पास, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में ये निर्णय होना है, सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि जुडिशरी को अपहोल्ड करना पड़ेगा देश के डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अदरवाइज ये एक एग्जाम्पल बन जाएगा हॉर्स ट्रेडिंग खुलेआम करने का और पार्टियों को गिराने का। एक होगा इलेक्टेड डेमोक्रेसी मॉडल जिससे भारतीय जनता पार्टी जीत कर आती है, और एक होगा इन्फोर्स डेमोक्रेसी मॉडल जो भारतीय जनता पार्टी अपने ईडी, आईटी, सीबीआई के हवाले से एनफोर्स कर सरकार बनाती है। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे बागी गुट पर बरसे। उन्होंने कहा कि बगावत से ठाकरे परिवार के प्रति बागी विधायकों की घृणा और जलन खुलकर सामने आ गई है। आदित्य ने बागियों के लिए गद्दार शब्द का प्रयोग करते हुए कहा कि गद्दार चले गए और असली शिव सैनिक हमारे साथ रह गए। हम लोग डर से नहीं, प्यार से जीतने वाले लोग हैं। आप देख रहे हो सभी का प्यार और आशीर्वाद, जनता का, आम जनता का, वो हमारे साथ है। विधायक हो या सांसद हो, गए वो गए, गद्दारी की उन्होंने, वो उनके अभी माथे पे लेके घूमेंगे कि वो गद्दारी है। राष्ट्रवादी के ऊपर ब्लेम दिया जा रहा है कि राष्ट्रवादी के साथ युति की, इसके लिए छोड़ के गए, खुद के एम्बिशंस के लिए, और जो कुछ छुपाना था इसलिए गए हैं। जो गद्दार होता है वो गद्दार ही रहेगा। नेता देखिए, शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव जी भी है, लेकिन यहाँ पे शिवसेना प्रमुख अभी भी उद्धव जी हैं, अभी है, लेकिन शिवसेना की आपके नेता भी हैं वो नहीं, वो सभी के नेता है, पूरे महाराष्ट्र के नेता है।
आप महाराष्ट्र के हर एक मराठी आदमी के नेता है। यहाँ पे कल ही शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई। उस कार्यकारिणी में महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब को मुख्य नेता चुना गया है। तो उस कार्यकारिणी के माध्यम से अभी भविष्य में निर्णय लेके जाएंगे। लेकिन आपको सभी को बताता हूँ, हम सभी वंदनीय शिवसेना प्रमुख जी के विचारों से एक होकर काम करने वाले हैं और सभी एक है। नहीं, क्योंकि ये चर्चा दिल्ली में है कि क्या एक बार फिर उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे साथ में आ सकते हैं, और आप क्या उसी दिशा में जा रहे हैं या नहीं कि एक बार फिर शिवसेना और बीजेपी साथ में आ जाए? नहीं, आप चाहते हैं कि सभी महाराष्ट्र की हर जनता चाहती है कि हम सब एक साथ में आना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से मैंने आपको मेरे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हम सभी सांसदों ने बहुत इसके प्रयास किए। आदरणीय उद्धव साहब के सामने ये सभी हमने प्रस्ताव रखे, लेकिन दुर्भाग्य से दुर्भाग्यपूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि उद्धव साहब की माध्यम से जो हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। ये शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी की है। अब ये नकली वाले जो है, हमसे टूटे हुए फूटे हुए लोग, वो ये भी कह सकते हैं कि बाला साहब ठाकरे जी को हमने ही पार्टी में लाया था। ये भी बोल सकते, कुछ भी बोल सकते हैं लोग, या उद्धव ठाकरे को हमने ही शिवसेना प्रमुख बनाया है। तो ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना ये उचित है। उनके मन की अवस्था हम समझ सकते हैं। कानून हमारे साथ है, नियम हमारे साथ है, तो हमें पूरा विश्वास है देश के सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में हमें न्याय मिलेगा। इस देश का लोकतंत्र अभी मरा नहीं है, जिंदा है। यह हमारे मुख्य न्यायाधीश देश को दिखा देंगे। शेवाड़े जी है वो गठनेता बन गए हैं, उनका भी स्वागत मुझे करना था। भावना ताई तो हमारी चीफ व्हिप है, उनका भी स्वागत करना था, और सभी 12 लोगों का स्वागत करना था मुझे, इसलिए भी मैं यहाँ आया हूँ। अभी ये 12 सांसद जो है उन्होंने भी हमारे जी बाला साहब ठाकरे जी के जो विचार वाली जो भूमिका है उसे स्वीकार किया है, उसको समर्थन दिया है, ताकि वो जानते हैं कि महाराष्ट्र में जो विधायक लोगों ने जो भूमिका ली हुई है वो लोगों के हित की है और राज्य के विकास की है। इसलिए मैं ये 12 सांसद जो है उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है रांची से, जहां पर एक दारोगा को कुचलकर उनकी हत्या कर दी गई। अब पुलिस ने जांच तेज कर दी है और जल्द ही जल्द गिरफ्तारी की बात भी पुलिस की तरफ से कही जा रही थी। रांची में महिला पुलिस अधिकारी को कुचला गया है। रात के 3 बज रहे थे करीब, और ये सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आए और इसी के आधार पर वो कौन शख्स था उसको पकड़ने की कोशिश चल रही है। सत्यजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके पूरी घटना की जानकारी देने के लिए। सत्यजीत, जरा ये पूरी घटना कैसे हुई ये बताइए, और क्या अभी तक कोई कार्रवाई मुमकिन हो पाई, पता चल पाया कि कौन था वो ड्राइवर? बिल्कुल, देखिए आपको बताते हैं, अहले सुबह 3 बजे के आसपास पुलिस को यह सूचना थी कि मवेशी से लदा एक ट्रक जो है इधर से गुजरेगा। 2 जगह इसके पहले भी सिमडेगा से वो चला था, 2 जगह पहले भी रोकने की कोशिश की गई थी, वहां नहीं रुका था। तो संध्या टोपनो जो सब इंस्पेक्टर थी यहाँ, उन्होंने उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की। तो गाड़ी जो पिकअप वैन था वो उनके ऊपर रैम करते हुए, मतलब उनको जो है उनके ऊपर चढ़ाते हुए, कुचलते हुए गाड़ी निकल गया। और हम आपको दिखाएं, ये ब्लड स्ट्रेन्स है। ये रोड आपको टुपुदाना रिंग रोड में जोड़ता है। रांची से लगभग ये जो है 25, 28, 30 किलोमीटर दूर होगा ये जगह जो है। और बिल्कुल जो है दोनों तरफ इसके गांव है। हुलहुलुंडू का इलाका ये कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए ये ब्लड स्ट्रेन्स आपको दिखेंगे। सुबह पुलिस प्रशासन की टीम आई थी और यहाँ से जो है तमाम तफ्तीश करके गई है। एसएसपी कौशल किशोर ने ये कंफर्म किया कि डेथ हो चुकी है, और सिटी एसपी अंशुमन ने भी ये कंफर्म किया डेथ हो गई है सब इंस्पेक्टर संध्या टोपनो की। और उसके बाद मर्डर के एंगल से इस मामले को पूरा प्रूव किया जा रहा है। गाड़ी जो है व्हीकल उसको रिकवर कर लिया गया है। टुपुदाना थाना जो है यहाँ से लगभग 8-10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर वहां रखा गया है, और वही एक ड्राइवर को भी पकड़ा गया है। ये प्रत्यक्षदर्शी है। क्या नाम बताया था? ये जगह कौन है पहले ये बताइए। ये पुराना हुलुंडू सर। पुराना हुलुंडू, कौन सा गाँव है ये? पुराना हुलुंडू। ये उसका नाम, गांव का नाम का नाम अच्छा, है सर। हाँ। क्या सुना है आप लोग? यही आपका घर है ना, आपने बताया था? हाँ सर। क्या हुआ था? बस हम लोग तो कुछ वैसा नहीं जान रहे। सुबह में हम लोग को पता चला, देखने आए। हाँ। फिर यहाँ पे प्रशासन लोग आए हुए थे, पुलिस की गाड़ी आई हुई थी। हाँ, उसको देखे थे बस। बॉडी वॉडी नहीं देखे थे, लेकिन पूरा घसीटते हुए ले गया। ये सुना आप लोगों ने? आवाज कुछ सुनाई दिया था? वैसा तो हम लोग को पता नहीं, रात में सोए हुए थे सर, रात में तो पता नहीं चला। आप लोग, आपका क्या नाम हुआ? आपका पतरस कश्यप। हाँ, क्या जानकारी मिला? आप लोग भी सुबह आए थे यहाँ पे? हमको तभी पता चल रहा है। अच्छा,
तो देखिए ये इसी तरह का एक पिकअप वैन था जो जा रहा था इस रास्ते से, और ये बताया जा रहा है अलग अलग नंबर जो है, हालांकि पुलिस उसको इंट्रोगेट कर रही है कि कितना मवेशी था, क्या था, वो तमाम चीजों को पुलिस इंट्रोगेट कर रही है। थाने में गाड़ी आ चुकी है। सत्यजीत जरा एक और बात बताइए कि रात के वक्त ये चेकिंग जैसी आप बता रहे हैं जानकारी उनको मिली थी, एक महिला का वहां होना, क्या ड्यूटी ऐसे लग रही है रात में 3 बजे, ये एक बड़ा सवाल। और कितने लोग थे? अगर आपको ऐसी जानकारी थी तो आपके पास टीम भी होनी चाहिए उनको पकड़ने के लिए। बिल्कुल, देखिए अकेले नहीं होंगी महिला जो है वो ये अब जो है पुलिस जो है ज्यादा जानकारी अभी जो है पुलिस दे रही है। ये है कि उनको इंटरसेप्ट करने के लिए कहा गया होगा, तो जो पुलिस की पेट्रोलिंग टीम होगी संध्या टोपनो उसमें एक मेंबर रही होंगी, और चूंकि सब इंस्पेक्टर रैंक में थी तो ऑफिसर थी, तो शायद उनको भी जो है डिप्यूट किया गया होगा कि आप इंटरसेप्ट करें। पुलिस की ड्यूटी में जो है उनको कहा गया होगा। लेकिन इस तरह की घटना घटी है, ये सेकंड टाइम ऐसा हो रहा है झारखंड में। एक बार इसी तरह से जो है हिट एंड रन का केस जो है धनबाद से आया था, जब जज की हत्या कर दी गई थी, उसमें भी 302 का मामला दर्ज किया गया था। और अब जो है ये पुराना हुलुलुंडू का जगह है, ये इधर रोड ये किधर से आता है? ठीक है, ये रोड जो है ठीक है सत्यजीत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अब पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है, सीसीटीवी फुटेज उनके हाथ लग चुका है और अब तलाश की जा रही है कि आखिरकार उसे चला कौन रहा था। पहाड़ से मैदान तक मौसम की जबरदस्त मार पड़ रही है। मध्य प्रदेश के धार में मूसलाधार आफत बरस रही है। यहां दूध का एक टैंकर देखते ही देखते पानी की लहरों में समा गया। उधर मनाली में जलतांडव की तस्वीरें भी सामने आई हैं। मूसलाधार बारिश से सड़कों पर समंदर जैसा मंजर हो चुका है। पहाड़ों का मलबा अब सड़क पर आ जा रहा है, जिस वजह से हाईवे में आवाजाही ठप हो गई है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बाढ़ से लोगों के घरों और बगीचों को भारी नुकसान पहुंचा, कई गाड़ियां भी डैमेज हुई। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी भारी बारिश के बाद जो कोहराम है वो मचा हुआ है। कई जगहों पर मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, जलस्तर बढ़ रहा है। प्रशासन ने बद्रीनाथ धाम की यात्रियों को मौसम देखते ही यात्रा करने की सलाह दी है। आपको सबसे पहले कुछ तस्वीरें भी दिखा देते हैं किस तरीके के हालात बने हुए हैं। लगातार भारी बारिश की वजह से अब लोगों के घरों तक भी पानी पहुंच रहा है और मूसलाधार बारिश की चेतावनी पहले ही मौसम विभाग ने जारी कर दी थी। उसी को देखते हुए रेड अलर्ट, येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट अलग अलग जगहों पर लगाया गया। और ये देखिए जरा किस तरीके से लोगों के घरों के बाहर एक सैलाब सा इस वक्त नजर आ रहा है। पानी की रफ्तार कितनी ज्यादा, जैम जैसे हालात बने हुए हैं। पहाड़ों में तो लैंडस्लाइड की वजह से दिक्कतें हो रही हैं, हाईवे बंद हैं, घंटों घंटों लोग ऐसे ही रहने को मजबूर हैं। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये मनाली की जरूरत, पहले आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से वहां पर स्थिति इस वक्त बनी हुई है। भारी बारिश की वजह से हालात हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ते चले जा रहे हैं। पानी का बहाव आप देखिए, इतना तेज ये बहाव कि सब कुछ अपने साथ बहा ले जा सकता है। यहाँ पर जो गाड़ियां खड़ी हैं वो भी कई बार पानी के तेज बहाव में अपने आप को बचा नहीं पाई और पानी के तेज बहाव में बहती हुई नजर आई हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यही देखिए, जैम जैसे हालातों से भी लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। और ये तस्वीर हम आपको मध्य प्रदेश के धार की दिखा रहे हैं, जहां पर ये जो टैंकर आप देख रहे हैं इसके पहिए डूबे हुए हैं। यानी बरसात इतनी जबरदस्त हुई है कि आलम कुछ ऐसा बन पड़ा है। तो ये मध्य प्रदेश की तस्वीर, और आगे जाकर देखिए किस तरीके से ये पानी के बीच में गिर जाता है। तो ये हालात है, यानी खतरनाक ये रास्ता, इस रास्ते से गुजरना कितना खतरनाक हो सकता है इन तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगाइए। और आप अगल बगल मकान भी देख रहे होंगे, यानी इससे समझिए कि रिहायशी इलाके हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नदी हो, लेकिन सड़क जहां पर लोग रफ्तार से गुजरा करते थे पहले, आज आलम कुछ ऐसा है कि नदी जैसे हालात अपने घर के सामने लोगों को दिख रहे हैं। ये टैंकर जो गुजरने की कोशिश कर रहा था वो जाकर आगे पलट जाता है। ये अलग अलग जगहों की जल्दी से तस्वीर आपको दिखा देते हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की बात हो, मनाली की बात हो, जम्मू कश्मीर की बात हो, डोडा की, वहां तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उत्तराखंड के जोशीमठ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और चमोली की भी तस्वीर दिखा रहे हैं। तस्वीरें अलग अलग हैं लेकिन हालात एक जैसे।
इन तस्वीरों को देखिए, ऐसा लग रहा है मानो बादल फट गया हो। शहर में समंदर जैसा मंजर है। पानी की लहरें बेकाबू हो रही हैं, जनता त्राहिमाम कर रही है। ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के मशहूर टूरिस्ट सिटी मनाली की है। ये मनाली का बाजार है। सैलानियों से भरे रहने वाला मनाली बाजार पानी से भरा हुआ है। अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर मनाली का माल रोड मटमैले पानी से बदरंग हो चुका है। पानी का शोर सुनिए, सड़क पर सैलाब की तरह पानी बह रहा है और पानी की तेज लहरों के बीच ट्रैफिक चालू है। लेकिन ये ऑटो पानी की तेज धार से ज्यादा देर लड़ नहीं पाया और रुक गया। बीच सड़क पर ये ऑटो पानी में फंसा हुआ है। ऐसा लग रहा था मानो सैलाब ऑटो को अपने साथ बहा ले जाएगा। मनाली थाने के बाहर की तस्वीर देखिए, यहाँ भी पानी का जबरदस्त प्रहार देखने को मिल रहा है। आज मूसलाधार बारिश हुई तो उसमें माल रोड और सब जगहों पे पानी घुसा। वार्ड नंबर 1 से लेकर वार्ड नंबर 7 तक कई जगह नाले ने जो है अपना रास्ता बदला और पानी घुसा है। रिहायशी बस्ती का हाल देखिए, पूरा इलाका मानो उफनती हुई नदी बन गया हो। हर तरफ त्राहिमाम जैसी स्थिति है। ये आफत जैसी स्थिति है जो मूसलाधार बारिश से आई है। मनाली की सड़कों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो बादल फट गया हो। इस वीडियो को देखिए, मिट्टी और मलबे के साथ पानी की लहरें पूरी रफ्तार से बह रही हैं। लोग भयभीत होकर ये मंजर देख रहे हैं। हाईवे पर ट्रैफिक रुका हुआ है। यहाँ मटमैले पानी की धार देखिए, 1-2 गाड़ी तो पार हो गई, लेकिन बाकी चालकों की हिम्मत नहीं हुई जान जोखिम में डालने की। सैलाब जब थमा तो सड़क का मंजर देखिए, सड़कों पर मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। कई जगह तो सड़कें बह गई। मनाली में एग्जैक्ट 4 बजे जो है बारिश स्टार्ट हुई थी। हैवी रेनफॉल हुआ है और हैवी रेनफॉल से जो है बहुत सारे नुकसान देखने में आया है। जैसे ये वाला पॉइंट देख सके, नगर परिषद ने अभी इसमें बहुत बड़ा बजट स्पेंड करने के बाद जो है ये गेट बनाया था। लेकिन उसके बाद जो है अभी जस्ट ये प्रॉपर्ली बनाई था थोड़े रोज पहले। अब आप देख सकते हैं कि ये इसमें बहुत नुकसान हुआ है। देखिए भारी बारिश से क्या हुआ है सड़कों का हाल। सड़कें बुरी तरह टूट गई हैं। देश का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला दिल्ली लेह मार्ग मलबे की वजह से बंद हो गया। इस तस्वीर को देखिए, मलबा सड़कों पर है और मलबों के बीच एक कार फंसी हुई है। पानी रुकते ही प्रशासन के लोग राहत और सफाई के काम में जुटे नजर आए। अभी तक बाकी जगहों से तो कोई नुकसान का समाचार नहीं मिला है, लेकिन इस स्थान पर यहाँ नुकसान हुआ जब तेज बारिश हुई और उसके कारण से सड़क का नुकसान भी हुआ है और सड़क पर बहुत बड़े बड़े पत्थर इत्यादि आए हैं और जिसके कारण थोड़ी देर की आवाजाही भी रुकी है। और ये लगभग 4:30 बजे जो तेज बारिश हुई उसके कारण नुकसान हुआ। हिमाचल प्रदेश के कई इलाके भारी बारिश की चपेट में आ गए हैं। किन्नौर का हाल देखिए, तिब्बत बॉर्डर से सटे नाको इलाके में मूसलाधार पानी के साथ यहाँ ओलों की भी बारिश हुई। उधर लाहौल स्पीति में भी सूखे के बाद भारी बारिश हुई है और बिलिंग नाला में भी बाढ़ आई और सड़क पर मलबा आ गया है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया और लोगों को संवेदनशील जगह पर न जाने की चेतावनी दी गई है। मनविंदर अरोड़ा, मनाली, आज तक। उधर उत्तराखंड
उत्तराखंड में नरकोटा के पास बद्रीनाथ हाईवे पर निर्माणाधीन पुल ढह गया। मलबे में 9 मजदूर दब गए थे, जिनमें से 5 को निकाल लिया गया है, जबकि 3-4 मजदूरों के दबे होने की आशंका अभी भी है। मौके पर राहत बचाव का कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है। ऑल वेदर परियोजना के तहत बनाया जा रहा पुल ये ढह गया है। तो उत्तराखंड में बद्रीनाथ हाईवे पर बड़ा हादसा, इसकी जानकारी सामने आ रही है। 9 मजदूर मलबे में दबे हैं, 5 का रेस्क्यू कर लिया गया है और अभी भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चल रहा है। 3 से 4 लोगों के और दबे होने की जानकारी अभी सामने आ रही है, क्योंकि वहां पर मजदूर काम कर रहे थे। अचानक से यह हादसा होता है। नरकोटा के पास हादसा हुआ है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी वहां पर चल रहा है। कुछ लोग जो दबे हैं, बड़ी ही सावधानी के साथ मलबा को हटाया जा रहा है और उन्हें निकालने की कोशिश इस वक्त चल रही है। तो बद्रीनाथ हाईवे पर पुल ढह गया, 9 मजदूर मलबे में दबे हुए हैं, 5 का रेस्क्यू कर लिया गया है। बाकी जो लोग हैं उन्हें निकालने की कोशिश हो रही है। और अब जरा बात गुजरात की। गुजरात में कुछ दिनों की राहत के बाद मानसून फिर आफत बनकर बरस रहा है। डांग और अरावली में भारी बारिश के बाद एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात बन गए। दो दिन के विश्राम के बाद गुजरात में फिर बादल ओवरटाइम करने लगे हैं। अरावली की तस्वीर देखिए, मूसलाधार बारिश सब कुछ डुबोने को आमादा है। सड़क पर सैलाब जैसा मंजर है, ब्रिज से पानी ओवरफ्लो हो रहा है। लोग खौफ से इस मंजर को देख रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए, सड़क पर पानी इतनी रफ्तार से बह रहा है कि ट्रैफिक रुक गया है। अब जरा शहर के बाजार की तस्वीर देखिए, दुकान में पानी भर गया है। गुजरात के बनासकांठा जिले में मूसलाधार बारिश से दांता के पास नदी में आए उफान से एक युवक की जान जोखिम में फंस गई। नदी में युवक के फंसने की खबर मिलते ही राहत कर्मी एक्शन में आ गए। युवक को लहरों से बचाने की कवायद शुरू हुई। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को देखने बड़ी तादाद में स्थानीय लोग भी नदी किनारे पहुंच गए। करीब 6 घंटे की मशक्कत के बाद एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन के साझा रेस्क्यू ऑपरेशन में युवक को बचा लिया गया। बताया जाता है कि 26 साल का जोनश तराल अपने मवेशियों को चराने के लिए नदी में गया था। तभी अचानक नदी में पानी आया और वो बीच में ही फंस गया। अब गुजरात के खेड़ा के नाडियाद की तस्वीर देखिए। 1 से 1.5 घंटे में कल यहाँ 1.5 इंच बारिश हो गई, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया। तस्वीरें देखिए, नडियाद शहर किस तरह जलमग्न है। बाजार का हाल देखिए, पानी पानी है। बारिश इतनी हुई कि लोगों के घरों में भी पानी घुस गया। गलियां भी पानी से भरी हुई हैं। शहर के श्रेष्ठ रेलवे अंडरपास, खोडियार रेलवे अंडरपास और माई मंदिर रेलवे अंडरपास में पानी भर गया। इससे शहर से पश्चिम और पूर्व इलाके के लोगों के बीच काफी समय तक संपर्क टूटा रहा। सड़क पर पानी भरने से मुसीबत उन लोगों को हुई जो जरूरी काम से निकले थे। इस युवक को देखिए, पानी में बाइक ने जवाब दे दिया। उधर नडियाद के बस स्टेशन में भी बरसात से जल भराव होने से मुसाफिर परेशान रहे। गुजरात के कई इलाके पिछले हफ्ते भारी बारिश से त्राहिमाम करते रहे। पिछले 2-3 दिनों से बारिश रुकी हुई थी, लेकिन कल फिर कई इलाकों में भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। अहमदाबाद से गोपी घांगर और खेड़ा से हिताली शाह के साथ आज तक ब्यूरो। और
इस बीच बड़ी खबर आ रही है। मानसून सत्र की शुरुआत के साथ ही इसके हंगामेदार होने के आसार थे और ऐसी कुछ तस्वीरें 2 दिन दिखी भी और इसी बीच ये तस्वीरें भी सामने आनी शुरू हो गई, जहां विपक्ष लगातार घेरने की सरकार को कोशिश कर रहा है, चाहे वो मुद्दा हो जीएसटी का या अग्निवीर का मुद्दा हो, क्योंकि अग्निवीर की भर्ती में कहा गया कि जाति प्रमाण पत्र मांगा गया, जिसको लेकर विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर रहा है। वहीं महंगाई को लेकर, क्योंकि उन चीजों पर जिसमें पहले कहा गया था कि जीएसटी नहीं लगेगी, उसमें जीएसटी 5% बढ़ाई गई और उसकी वजह से भी विरोध प्रदर्शन विपक्ष की तरफ से संसद परिसर में किया जा रहा है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में बाढ़ का पानी भरा हुआ है, आवाजाही में दिक्कतें हैं, अस्पताल जाने के लिए मरीज बोट में सफर करते नजर आ रहे हैं। ये महाराष्ट्र के चंद्रपुर से तेलंगाना को जोड़ने वाला बामनी राजुरा पुल है, जो वर्धा नदी के ऊपर है, पर पुल के ऊपर से पानी बहने के कारण इस पुल को बंद कर दिया गया है। चंद्रपुर से तेलंगाना आने जाने वाले वाहनों को दोनों तरफ कतार में ऐसे रोकना पड़ रहा है। ये इस हफ्ते में दूसरी बार है जब इस पुल को बंद करना पड़ा। लगातार बारिश और इराई डैम के 7 दरवाजे 1.5 मीटर तक खोले जाने के कारण इस रास्ते को 13 जुलाई को भी बंद किया गया था। तब यहाँ हजारों गाड़ियाँ फंस गयी थी। रास्ता खुलने पर ट्रैफिक को निकलने में ही 2 दिन लग गए थे। अब वही स्थिति फिर बन गई है। चंद्रपुर में बारिश कम हुई है, पर इराई डैम के दरवाजे खोलने की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका है। प्रशासन ने इसके लिए अलर्ट जारी किया है। चंद्रपुर में पिछले 15 दिनों से भीषण बाढ़ के कारण हाहाकार मचा हुआ है। चंद्रपुर में अब तक बाढ़ की वजह से 13 लोगों की जान चली गई है। 1500 के आसपास छोटे बड़े घर गिर गए हैं और सैकड़ों पशुओं की मौत हो गई है। खेतों में पानी घुस आया है। 50,000 हेक्टेयर से ज्यादा खेती बर्बाद हो गई है। मंगलवार को देवेंद्र फडणवीस ने चंद्रपुर में बाढ़ ग्रसित इलाकों का दौरा किया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। और इस बीच नवनीत राणा हमारे साथ जुड़ चुकी है। महाराष्ट्र में जिस तरीके के हालात चल रहे हैं उनसे बात करते हैं। नवनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़िए हमारे साथ। जो हालात दिख रहे हैं, पहले तो सरकार गई और अब खतरा शिवसेना पर पार्टी का है। मैम, शिवसेना पे खतरा नहीं है। बाला साहेब ठाकरे जी की जो शिवसेना है उस पे कोई खतरा नहीं है। उनकी आइडियोलॉजी फॉलो करने वाले एकनाथ शिंदे जी और जितने भी विधायक और जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके साथ शामिल हुए, मुझे लगता है उनके ऊपर कोई खतरा नहीं है। यस, उद्धव ठाकरे जी और उनके जो सुबह से शाम तक जो बोलते रहते हैं उन पे जरूर खतरा है और आने वाले समय में बहुत सारी चीजें और बदलेंगी। और जिस तरीके से कल 12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने उन्हें समर्थन दिया, उनके साथ आए, विप लीडर बनाने के लिए जो हमारे बिरला साहब जी को जो वो मिले, स्पीकर साहब को, वो भी आने वाले समय में उनके साथ रहेंगे। और आज 16 विधायकों पे जो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है, वो भी एकनाथ शिंदे जी के साथ हमारा विश्वास है कि उनके हित में यह निर्णय जरूर लगेगा। आप संकेत कुछ और भी दे रही हैं कि आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदल सकता है। क्या और बदल सकता है? मुझे लगता है जितना बदलाव हुआ है ये भी किसी ने सपने में नहीं सोचा था। पर यस, जब आइडियोलॉजी कोई छोड़ देता है तो उस आइडियोलॉजी को जिंदा रखने के लिए मुझे लगता है पहली बार ऐसा कभी हुआ होगा कि 56 इयर्स का एक्सपीरियंस, 56 इयर्स का परिश्रम एक पार्टी को बनाने के लिए, और किसी ने उसे पूरा खत्म करने के राह पे चल पड़े थे। तो जिन्होंने इस पूरे साल जिन्होंने इस पे काम किया, जिन्होंने शतरंजियां उठाई, जिन्होंने कुर्सियां उठाई, जिन्होंने छोटे छोटे सभाओं से अपनी तैयारी की, आज उनका फैसला है। तो मुझे लगता है ये कार्यकर्ताओं की जीत है, ना कि लीडर्स की जीत है। तो जितने भी विधायक, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कई लोगों के 50 साल इसमें गए ये पार्टी में, कई लोगों के 40 साल गए, ये उनके निर्णय हैं। तो मुझे लगता है ऐसे कार्यकर्ता जो पार्टी के कार्यकर्ता रहते हैं, ये उनकी जीत हुई है। और आने वाले समय में जो भी निर्णय न्यायालय देगी, पूरा विश्वास है कि वो न्यायालय हमारे आदरणीय बाला साहेब ठाकरे का विश्वास टूटने नहीं देगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नवनीत राणा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल शिवसेना में क्या घमासान चल रहा है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में देखिए सुनवाई भी होने वाली दोनों अर्जी पर, यानी शिंदे गुट की तरफ से भी अर्जी है वहां पर और साथ ही साथ उद्धव गुट की तरफ से भी अर्जी है। उद्धव गुट लगातार ये कह रहा है जो विधायक हैं जो बगावत कर चुके थे उनको हटा दिया जाए, उनको निलंबन उनका कर दिया जाए।